मेरी पत्नी एक डॉक्टर थी और रोज़ाना रात को उसकी ड्यूटी होती थी। अचानक मेरी पत्नी के पास बहुत पैसा आने लगा। पत्नी का राज जानने के लिए एक दिन मैं उसके हॉस्पिटल गया, तो हॉस्पिटल में बहुत छोटे-छोटे बच्चे थे और जब पत्नी के केबिन में गया, तो मुझ पर तो क़यामत ही टूट पड़ी क्योंकि मेरी पत्नी 4 डॉक्टरों के साथ रात में मैंने जो कुछ अपनी आँखों से देखा मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरी पत्नी पर मुझे खुद से ज़्यादा विश्वास था, उसके प्यार पर मैं आँख बंद करके विश्वास करता था। उसने ही मेरे प्यार पर ऐसा वार किया था कि जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया हो। मेरी पत्नी मरीजों के इलाज के नाम पर रात में अस्पताल में गुज़ारा करती थी, मगर मुझे ये खबर ही ना हो सकी कि वह रातों को करती क्या है। मैं तो समझता था कि वह अपने काम के प्रति बहुत ही जागरूक और ईमानदार है, लेकिन हद से ज़्यादा मोहब्बत और प्यार इंसान को बर्बाद करके रख देता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने आँख बंद करके उस पर विश्वास किया था, मुझे कभी भी धोखा नहीं देगी, पर मेरी पत्नी ने मुझे किसी को मुँह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। 4 मर्दों के साथ रात को वो जो कुछ ऐसा कर रही थी, वो शायद किसी आम औरत के लिए मुमकिन भी नहीं था। लेकिन मेरी पत्नी बड़ी बेशर्म थी, जो तन्हा आधी रात को अस्पताल के बंद कमरे में वह जो भी कर रही थी, मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा भी कर सकती है। यह सब देखकर मेरे लिए अपने पैरों पर खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो गया था। मैं लड़खड़ाते हुए कदमों से हॉस्पिटल से बाहर निकल आया था। मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं अपने कदमों से जाकर अपनी पत्नी को बताता कि मैं अपनी आँखों से उसका घिनौना रूप देख चुका हूँ। रात को अस्पताल के एक फ़ोन कॉल पर तुरंत दौड़ना और मरीजों के नाम पर बेचैन हो जाना और चंद महीनों में ही करोड़ों रुपए जमा कर लेना। एक-एक करके मुझे हर बात का मतलब समझ में आ रहा था। मैं हॉस्पिटल के बाहर बने फुटपाथ पर बैठ गया और अपने साथ गुजारे हुए वक़्त का हर एक पन्ना पलटने लगा। मेरी और रजनी की शादी को 4 साल होने वाले थे और इन 4 सालों में हमारी कोई भी औलाद नहीं हुई, लेकिन इस बात का मुझे कोई भी अफ़सोस नहीं था। मेरा मानना था कि यह सब तो ऊपर वाले के हाथों में है, जब लिखा होगा तब औलाद भी मिल जाएगी। मैं अपनी पत्नी रजनी को बहुत प्यार करता था। मेरी पत्नी एक डॉक्टर थी और मुझे उस पर गर्व था। दिन हो या रात, रजनी अपनी ड्यूटी से कभी भी पीछे नहीं हटती थी। वह एक छोटी-सी हॉस्पिटल में ही काम करती थी और जब भी उसे अस्पताल से फ़ोन आता, तो वह सब कुछ छोड़-छाड़ कर अपना फ़र्ज़ निभाने अस्पताल पहुंच जाती थी। मैं और रजनी अलग घर में रहते थे क्योंकि हमारी एक जॉइंट फैमिली थी। फैमिली से अलग रहने का फ़ैसला मुझे रजनी की वजह से ही करना पड़ा, क्योंकि शादी के बाद रजनी के डॉक्टरी का आखिरी साल था और उसे रोज़ाना मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता था, जिस वजह से जॉइंट फैमिली में रहना मुश्किल हो गया था। रजनी के प्रोफ़ेशन को देखते हुए मैंने एक अलग घर का इंतज़ाम कर लिया था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, और मैं खुद एक टीचर था और मैं अपना खुद का कोचिंग सेंटर खोलकर चलाता था। मेरा काम भी बहुत अच्छा चलता था और हमारे घर के हालात भी बहुत अच्छे थे। लेकिन जब रजनी ने अस्पताल जाना शुरू किया, तो जैसे कि सब कुछ बदल गया। हॉस्पिटल वाले रजनी को बहुत अच्छा पैकेज दे रहे थे और यह सब उसकी मेहनत की ही वजह से हो रहा था, और वह अपने सारे शौक़ अपने पैसों से ही पूरी करती थी। मैं इतना तो कमा लेता था कि उसकी हर ज़रूरतें पूरी कर सकूं, पर वह अपने पैसों से ही सब कुछ करना चाहती थी। मैं उसका पति था, लेकिन फिर भी उसे मुझे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए थी। उसकी यह खुददारी लोगों को पसंद आई थी। मेरे दोस्त भी रजनी की तारीफ़ करते नहीं थकते थे। वो कहते थे कि यार, वाकई में तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। हम तो अपनी पत्नियों की फरमाइशों को पूरा कर कर के तंग आ चुके हैं, लेकिन तुझे तो ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है। और उनकी यह बात भी बिल्कुल सही थी। रजनी ने आज तक मुझे किसी भी चीज़ से कोई डिमांड नहीं किया था, लेकिन कुछ दिन बाद हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि सब कुछ बदल कर रह गया, और मुझे पता चला कि इंसान जैसा दिखता है असल ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं कि वह ऐसा ही होता है। मुझ पर भी एक ऐसी ही भयानक हकीकत उस वक्त मालूम हुई जब मेरी छोटी बहन की शादी तय हुई थी। मेरी छोटी बहन की शादी में जब 1 हफ्ते बाकी थे और धीरे-धीरे जब सारे रस्मों रिवाजों को निभाया जा रहा था,
तो मेरी इकलौती बहन की शादी में भी रजनी अपने काम में इस कदर बिजी थी कि वह एक दिन भी छुट्टी नहीं ले रही थी। पिछले कई महीने से उसकी नाइट ड्यूटी ही चल रही थी। कभी कभार इमरजेंसी होने पर वह दिन में भी अस्पताल के चक्कर लगा लिया करती थी। मेरी माँ को इस बात से शिकायत होने लगी कि वह घर की छोटी बहू है और मेरी बेटी के किसी भी फंक्शन या रस्म में शामिल नहीं हो रही है। मैंने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की कि उसका काम ही ऐसा है, अगर वो हॉस्पिटल नहीं जाएगी तो कोई मरीज़ अपनी जान से हाथ गंवा बैठेगा। मेरी माँ मेरी बात सुनकर गुस्से से कहती है, तेरी पत्नी हॉस्पिटल की कोई इकलौती डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर होंगे। वह अस्पताल से छुट्टी लेकर अपनी ननद की शादी के हर फंक्शन में रहे और एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक घर की बहू होने का फ़र्ज भी निभाए। सारे रिश्तेदार बातें बनाते हैं कि उनकी छोटी बहू को तो ससुराल से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब मैं माँ को आखिर क्या समझाता। मैं ना ही रजनी से कुछ कह सकता था और ना ही माँ से, क्योंकि रजनी को मैंने ही पसंद किया था और शादी किया था। हम दोनों की लव मैरिज हुई थी और शादी से पहले रजनी ने मुझे साफ साफ कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने काम को, अपने प्रोफेशन को कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। और मैंने भी जज्बात में आकर उसकी यह शर्त मान ली थी, लेकिन उसकी यह शर्त मेरे लिए अब निभा पाना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि माँ का दबाव बहुत अधिक बढ़ गया था। माँ चाहती थी कि रजनी मेरी छोटी बहन राधिका की शादी में शामिल होकर हर फ़र्ज निभाए। अगर देखा जाए तो माँ की भी बातें सही थी, क्योंकि रजनी की गैर मौजूदगी में लोगों के ताने सुनने पर मजबूर कर दिए गए थे। सबको यही लग रहा था कि शायद रजनी और मेरी माँ की आपस में पटती नहीं है। इस वजह से रजनी शादी के कोई फंक्शन में शामिल ही नहीं हो रही है। अब शादी में सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन ही बचे थे। एक दिन रजनी हॉस्पिटल से घर आई तो मैंने उसे बैठाकर प्यार से समझाया कि वह हॉस्पिटल से सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिन की कम से कम छुट्टी ले ले, ताकि माँ को भी शिकायत दूर हो जाए। और मेरी बात सुनते ही रजनी को बहुत तेज़ गुस्सा आ गया और वह गुस्से से अपने हाथ के मोबाइल को ज़मीन पर पटकते हुए कहने लगी कि मैं एक डॉक्टर हूँ और अस्पताल में मरीजों को मेरी ज़रूरत है और आप चाहते हैं कि मैं इन फालतू के रस्मों रिवाजों के चक्कर में मरीजों को मरने के लिए छोड़ दूँ। रजनी के इस कदर अंदाज को देखकर मैं तो हैरान रह गया और मैं एकदम से खामोश हो गया और मैं कुछ भी बोलने के लायक नहीं बचा। रजनी एक गरीब परिवार की लड़की थी और उसके पिता बीमारी से पीड़ित थे और सही समय पर उनका इलाज नहीं होने पर वह इस दुनिया से चल बसे थे। इसलिए रजनी को मरीजों की भावनाओं की कदर थी। वह खुद कितने ही बीमार क्यों ना हो, लेकिन अस्पताल से कभी छुट्टी नहीं लेती है। एक रात रजनी को बहुत तेज़ बुखार आ गया, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल से फ़ोन आया वह तुरंत ही बिस्तर से उठ गई और हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होने लगी। मैंने उसे उस रात रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और मजबूरन मुझे खुद ही उसे हॉस्पिटल के दरवाजे तक छोड़कर आना पड़ा। अब वह अपने इतनी तेज़ बुखार में हॉस्पिटल से गैर हाजिर नहीं हुई तो मेरी बहन की शादी के दिन कैसे हो सकती है, कैसे छुट्टी कर सकती है। मैं माँ और पत्नी दोनों के बीच में फंस के रह गया। अगर माँ की तरफ देखता
तो वो भी अपनी जगह सही थी, और यदि पत्नी की तरफ देखता तो वो भी अपनी जगह सही थी। थोड़ी देर में रजनी फ्रेश होकर मेरे पास आकर बैठ जाती है। उसका सिर झुका हुआ था। वह मुझसे कहने लगी, देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इकलौती बहन की शादी है, लेकिन एक बात तुम्हें भी मेरी समझनी होगी कि मेरा काम बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए एक दिन भी छुट्टी लेना नामुमकिन है। मेरा हॉस्पिटल बहुत बड़ा नहीं है, वहाँ गिने चुने ही डॉक्टर हैं। किसी एक की गैर मौजूदगी मरीज के लिए मुश्किल हो जाती है। हॉस्पिटल वाले मुझे इतना अच्छा पैकेज इसलिए दे रहे हैं कि क्योंकि मेरा काम बहुत अच्छा है। मैं पूरी मेहनत और लगन से अपना काम कर रही हूँ। मैंने एक नज़र उस पर डाली और वह हमेशा की तरह खूबसूरत और स्मार्ट लग रही थी। जब से वह डॉक्टर बनी थी, उसके फैशन और अंदाज भी चेंज हो चुके थे। उसकी खूबसूरती से तो मैं पहले से ही वाकिफ़ था। मैंने रजनी का हाथ पकड़कर उसे तसल्ली दी कि वह आराम से अपना काम कर सकती है। माँ और घर वालों को मैं संभाल लूँगा। मेरी इस बात पर रजनी मुस्कुरा दी और मुझसे गले से लिपट गई और कहने लगी, एक दिन मैं ऐसे मुकाम पर पहुंच जाऊंगी कि दुनिया मुझे हसरत भरी निगाहों से देखेगी, और मैं इतना पैसा कमाऊंगी कि मुझे और तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि मैं ऊंचाई के उस मुकाम पर पहुँच जाऊँ जहाँ मेरे आगे कोई भी ना हो, सबका काम छोटा पड़ जाए। रजनी की बातें मुझे बहुत अजीब लग रही थी। जब वह मरीज के लिए काम करती है तो इतना पैसा कमाने की ख्वाहिश उसके मन में क्यों आ रही है। मैंने रजनी से कहा कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम गरीबों की मदद करो। मैं धीरे धीरे करके तुम्हारे सारे सपनों को पूरा करूँगा। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी और कहने लगी, मुझे अपने दम पर काम कमाना है। मरीजों का ख्याल रहा बात मरीजों की, तो मरीजों का ख्याल तो मैं बहुत अच्छे तरीके से रखती हूँ, और पैसा तो मुझे हॉस्पिटल की तरफ से मिलता है। मैंने कहा, अच्छा बाबा, ठीक है, जो तुम चाहो वही करो, लेकिन मेरी बहन की बारात में ज़रूर शामिल हो जाना। बाकी के दिन मैं माँ को समझा लूँगा। रजनी ने मुझसे वादा किया कि वह हर हाल में शादी वाले दिन छुट्टी ले लेगी, अपनी छुट्टी कर लेगी। उसकी बातों से मैं खुश हो गया था, लेकिन जैसे ही राधिका की शादी के दिन आया, सब कुछ बदल गया। मेरी माँ का मूड बहुत ख़राब हो गया था। वह शादी से पहले ही मुझे बहुत सुना रही थी। पहले ही मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली थी, और अब रजनी का रवैया आग में घी का काम कर रहा था। माँ हर बात पर मुझे सुनाती कि इससे अच्छा तो किसी घरेलू लड़की से शादी कर लेता, कम से कम वह तुझे वक्त तो देती। यह कौन सा उसका काम है कि वह ज़रूरी काम पर भी छुट्टी नहीं ले सकती और सारी सारी रात हॉस्पिटल में गुजारती है। अब तक तुम लोगों का कोई बच्चा भी नहीं हुआ है। मैं खामोशी से सिर्फ माँ की बातें सुन रहा था। धीरे धीरे करके शादी का समय हो रहा गया, और रजनी आज सुबह से ही घर पर ही थी और बारात आने की तैयारी कर रही थी। उसे देखकर मुझे तसल्ली हो गई। वह मुझसे पहले ही सज धज कर तैयार होकर आ गई। उसे देखकर मैं हैरान रह गया। वह हमेशा से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, और हम दोनों तैयार होकर मैरिज हॉल को निकलने ही वाले थे कि रजनी का फ़ोन आ गया।
रजनी का फ़ोन ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। मैं गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया तो रजनी ने दूसरी तरफ से बैठते हुए फ़ोन उठाया तो किसी इमरजेंसी पर हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। रजनी कुछ देर तो ना आने की बात कर रही थी, लेकिन आगे से ना जाने ऐसा क्या हो गया कि उसने कहा, ठीक है मैं आती हूँ। उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा तो वह कहने लगी कि मजबूरी है, बस कुछ देर के लिए ही उसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। क्या हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर मर गए हैं जो हर इमरजेंसी पर तुम्हें ही जाना पड़ जाता है? अस्पताल में तो और भी तो डॉक्टर होंगे। तुमने साफ साफ क्यों नहीं कहा कि तुम्हारे घर में तुम्हारी ननद की शादी है और मैं खुद नहीं आ सकती हूँ? रजनी के आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगी, आप जानते तो है कि मैंने आपके ही सामने कई बार इनकार किया, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है। मुझे उस मरीज की हिस्ट्री सिर्फ मुझे ही मालूम है, इसलिए और कोई डॉक्टर उस मरीज को हैंडल नहीं कर पाएगा। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ देर में ही आ जाऊंगी। आप तब तक अपने घर वालों से कुछ भी बहाना बना दीजिएगा। ना चाहते हुए भी मैंने रजनी की मिन्नतों पर उसे अस्पताल के सामने उतार दिया और कहा कि वह जल्द से जल्द अपना काम निपटा कर शादी में आ जाए। मैं यह अच्छे तरीके से जानता था कि आज के दिन शादी में शामिल होना उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, नहीं तो माँ आज मुझे बहुत ज़्यादा सुनाएगी और मुझे कभी भी माफ़ भी नहीं करेगी। रजनी को हॉस्पिटल छोड़कर मैं सीधे मैरिज हॉल में पहुंच गया तो तकरीबन सभी मेहमान आ ही चुके थे। थोड़ी देर में बारात भी आ गई। माँ और बड़ी भाभी मुझसे बार बार रजनी के बारे में पूछ रही थी। मैंने यह कहकर उन्हें चुप करवा दिया कि रजनी अभी पार्लर में है और वह तैयार हो रही है। वह जैसे ही तैयार होगी तो वह मुझे फ़ोन करेगी और मैं उसे तुरंत लेने चला जाऊंगा। मेरी बातें सुनकर सब कोई अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए तो मेरी भी जान में जान आई। नहीं तो उनके सवालों के जवाब दे देकर मैं तो थक चुका था। बारात आ चुकी थी, घर के सभी लोग बारात में मौजूद थे। अगर कोई नहीं था तो वो थी रजनी। मेरी माँ ने यह कहकर बरसाती नज़र पर मुझे डालने लगी और मैं तो लगा जैसे कि ज़मीन पे शर्म से गड़ जाऊंगा। मेरी माँ जान गई कि मैंने उनसे झूठ बोला और यही एक बात मेरा सर झुकाने के लिए काफ़ी था। मैंने कई बार रजनी को फ़ोन मिलाया, लेकिन ना जाने वो कहाँ बिज़ी थी कि उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। जयमाला से लेकर शादी भी हो गई। सभी मेहमान खाना भी खा चुके थे। राधिका की ससुराल वालों ने कई बार मुझसे रजनी के बारे में पूछा, लेकिन मैं उन्हें जवाब भी क्या देता। सभी रिश्तेदारों और अगल बगल के लोगों को यह यकीन हो गया था कि मेरी माँ और रजनी की दोनों के आपस में बनती नहीं है, इसलिए रजनी शादी के किसी भी फंक्शंस में शामिल नहीं हुई। राधिका की विदाई के वक्त उसकी सासू माँ कहने लगी कि मानती हूँ कि आपकी छोटी बहू डॉक्टर है और ये बहुत अच्छी बात है कि वह ईमानदारी से अपना काम करती है, लेकिन कम से कम अपनी ननद की शादी के दिन तो आ ही जा सकती थी। राधिका की सास की बातें सुनकर मेरी माँ का सर शर्म से झुक गया। राधिका की विदाई के बाद माँ ने मुझसे कहा कि तेरी पत्नी की वजह से मुझे लोगों के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ा है। जितने लोग उतनी बातें। हर कोई यही सवाल कर रहा था कि ऐसी कौन सी डॉक्टर है कि उसे एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिल सकती। मेरी बेटी का नया नया ससुराल है, वह लोग भी
उसे बात को लेकर उसे ना जाने कितने सवाल करेंगे। तेरी पत्नी शादी में शामिल नहीं हो सकी, वह हमारे मरने पर भी नहीं आएगी। माँ का गुस्सा बिल्कुल जायज़ था और सच तो यह था कि आज मुझे रजनी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या हो रहा था, क्या हो जाता अगर एक दिन रजनी हॉस्पिटल नहीं जाती। मैं गुस्से में आग बबूला हो चुका था और उसकी जगह उसके मरीज को कोई और डॉक्टर देख लेता। मेरी माँ की बात और लोगों के सवालों ने मेरे अंदर आग लगा के रख दिया था। मैंने रजनी को कई बार फ़ोन मिलाया, लेकिन उसने फ़ोन का कोई जवाब भी नहीं दिया। पता नहीं वो कहाँ बिज़ी थी कि उसे मेरा फ़ोन भी बजता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं मैरिज हॉल से निकलकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया। आज तक मैंने कभी हॉस्पिटल के अंदर कदम नहीं रखा था, क्योंकि कभी ज़रूरी ही नहीं हुआ था। मैं हमेशा रजनी को हॉस्पिटल के बाहर ही छोड़कर चला जाता था। लेकिन आज मैं हॉस्पिटल के अंदर गया तो यह देखकर हैरान रह गया। यहाँ पर तो छोटे-छोटे बच्चे एडमिट थे। मतलब यह हॉस्पिटल सिर्फ़ बच्चों का ही मालूम पड़ रहा था। यह कोई बच्चों का ही हॉस्पिटल था। इत्तेफ़ाक से मेरी नज़र रजनी पर पड़ गई, जो मुझसे बहुत दूरी पर खड़ी थी। वह मुझे नहीं देख पा रही थी, पर मैं उसे देखने पा रहा था। और रजनी एक केबिन के अंदर चली गई। उसे ढूंढते इसलिए मुझे उसे ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा और मैं भी अभी बहुत गुस्से में था, इसलिए उसे देखते ही सीधा उसके पीछे पीछे कमरे के अंदर चला गया। और कमरे के बाहर से जो मंज़र मैंने देखा, वो उससे मुझे हिला ही डाला। कमरे के अंदर रजनी अकेले नहीं थी, बल्कि उसके साथ-साथ 4-4 मर्द, और जो कुछ भी उनके बीच चल रहा था, वह देखने और सुनने के बाद मेरा दिल की धड़कन ही, मैंने साँस लेना ही भूल गया था। मेरी वह पत्नी, जिसे मैं लोगों का मसीहा समझता था, वह असल में अंदर से एक हैवान थी। मैं हॉस्पिटल के बाहर आकर फुटपाथ पर बैठ गया था। अपने और रजनी के मैं रजनी के साथ 4 साल से था, लेकिन इन 4 सालों में मुझे उसका असली रूप नहीं देख पाया। मुझे उससे नफ़रत होने लगी थी और साथ ही साथ खुद पर अफ़सोस भी हो रहा था कि मैं एक औरत का असली चेहरा नहीं पहचान पाया। मैंने रजनी से सच्चा प्यार किया था, उसके खातिर मैंने अपनी माँ को भी नाराज़ किया था। मैं अपने माँ के साथ नहीं रह रहा था, अलग कमरा लेकर रह रहा था। आज भी जब मैं अपनी छोटी बहन की बारात में मैं सारा वक्त झूठ ही बोलता रहा और सच्चाई सामने आने पर भी मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ रजनी को ही बचाने की कोशिश करता रहा। वह बहुत बेवफ़ा थी, वो बहुत ही मजबूरी में हॉस्पिटल गई, लेकिन सच्चाई जानने के बाद मुझे उससे नफ़रत हो गई कि मैं एक ऐसी औरत के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा था, जो कि औरत कहलाने के लायक भी नहीं थी। मैं जान गया था कि मालिक ने, भगवान ने हमारी झोली में बच्चा क्यों नहीं डाला था। माँ बनना रजनी जैसी औरतों के नसीब में नहीं होता है, जो दूसरे की औलादों के साथ खिलवाड़ करती है। शायद इसलिए शादी के 4 साल बाद भी हमें औलाद का सुख नहीं मिल पाया। बहुत सोचने और समझने के बाद मैंने सीधे पुलिस को फ़ोन कर दिया और उन्हें सारी हकीकत बता दी। पुलिस वाले तुरंत मौके पर पहुंच गए और उन 4 मर्दों के साथ रजनी को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। मैं उन सब के खिलाफ़ गवाही देने के लिए तैयार था, क्योंकि मैंने सारी हकीकत अपने आँखों से देखी थी। मैंने देखा था कि वह चारों मर्द और मेरी पत्नी रजनी एक साथ मिलकर एक मासूम बच्चे की किडनी निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो किडनी निकालने की तैयारी कर रहे थे और उनके बीच होने वाली बातचीत से मुझे पता चल गया था कि वह लोग बच्चे के माँ-बाप की मर्ज़ी के बगैर गैर कानूनी तौर पर यह काम कर रहे थे। उस अस्पताल में कम पैसों में इलाज किया जाता था और लोगों को गुमराह किया जाता था।
इसलिए गरीब लोग अपने बच्चों को इलाज इसी अस्पताल में लेकर आते थे, जहाँ पर हॉस्पिटल वाले मेरी पत्नी के साथ मिलकर इलाज के नाम पर इन मासूम बच्चों की किडनी को निकाल कर बेच रहे थे। विदेश में छोटे बच्चों की किडनी की बहुत मांग थी और बहुत पैसे से खरीदे जाते थे। मेरी पत्नी रजनी किडनी की बीमारी की डॉक्टर थी, लेकिन मेरी पत्नी ने अपनी काबिलियत का गलत इस्तेमाल किया। वह मासूम बच्चों को किडनी निकाल कर उन्हें ज़्यादा पैसों में बेचने का घिनौना काम कर रही थी। अगर वह चाहती तो अपनी पढ़ाई का सही तरीक़ा से इस्तेमाल कर बहुत से लोगों की जान बचा सकती थी, लेकिन मेरी पत्नी ने पैसा कमाने के लिए गलत तरीक़े का इस्तेमाल किया और गलत रास्ता को अपनाया। पुलिस वालों ने सारे जांच पड़ताल करके बताया कि यह काम लोग पिछले कई सालों से यह काम कर रहे थे। अस्पताल वाले इस काले धंधे में बराबर से शामिल थे। सारे पढ़े लिखे लोग जो पढ़ाई करके डॉक्टर तो बन गए, लेकिन अपने अंदर की इंसानियत को भूल गए। लेडीज़ कांस्टेबल रजनी को अपनी गाड़ी में लेकर जाने लगी तो मैंने उसे कुछ देर रुकने को कहा। मैंने रजनी की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी कमी थी जिसकी वजह से तुमने ये गलत रास्ता अपनाया। उसके पास मेरी बातों का कोई भी जवाब नहीं था। बिना कुछ कहे वो वहाँ से चली गई। पैसे की भूख ने उसे गलत रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया था। मुझे तो उसके बारे में सोचकर भी घिन आती थी कि वह इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी इतना गलत काम कैसे कर सकती है। कभी कभी इंसान पैसों की लालच में आकर खुद की बर्बादी की वजह बन जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट कहानी पर, तब तक के लिए धन्यवाद।